Hello guys, let's start with the numerical session of this particular topic, thermodynamics and heat transfer. While this particular session was going on, in between the recording I received new book, okay, and that is authorized by the government, and we are going to solve the numericals that are present in that book. ओके तो जो अपना नया बुक आया है उस बुक के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. एक दो चीज़ें मैंने और नोटिस की कि मैंने सिखाए हुए पार्ट्स जो एडिशनल है ये पर्टिकुलर वीडियो सेशन में, जैसे कि थर्मल रेजिस्टेंस, ओके, वॉल्स इन सीरीज, वॉल्स इन पैरेलल, देन न्यूटन्स लॉ ऑब्वियसली तुमको 11th में हुआ इसलिए 12th में इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको थर्मोडायनामिक्स में सिखाई है. तो ये चीज़ें इवन दो बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड्स में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं किया है इसलिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्रांस लेवल पे ये डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. तो एंट्रांस जो भी देना चाहते हैं, इवन इफ़ इट इज़ CET, तुम्हारे लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, हम जिसके ऊपर सम देखने वाले हैं वो तुम्हारे बोर्ड्स के सम्स है. तो बोर्ड्स के बुक में जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग लेने वाले हैं. तो पहला न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट. तो पहले जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग पहले गिवन लिखते हैं. सो लेट्स राइट गिवन. सो गिवन में मुझे दिया है टाइम, दैट इज़ 1 मिनट, एंड यू नो आई डोंट लाइक SI यूनिट, मतलब सॉरी अदर यूनिट्स दैन SI यूनिट, मतलब CGS यूनिट वगैरह. तो 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में. सो 1 मिनट विल बी कन्वर्टेड टू 60 सेकेंड. Okay, apart from that they have also given us surface area which is nothing but 100 centimeter square. And how can you convert this particular area into meter square? You simply have to consider it like this. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter, so you have to write it as into 10 raised to minus 2. बट डोंट फॉरगेट सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए एक और बार सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, दैट्स वाई स्क्वायर. सो 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट इट विल बिकम मीटर स्क्वायर. एंड इंडाइसेस का प्रॉपर्टी है a रेज टू m इंटू n विल बी a रेज टू m n. सो यू विल गेट एरिया एज 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट फर्दर, इसको बोल सकते हो 10 रेज टू 2, ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4. सो एट द एंड यू विल गेट 10 रेज टू माइनस 2 बिकॉज 10 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 विल गिव यू 10 रेज टू माइनस 2. पावर ऐड होता है सेम बेस हुआ तो. सो वी गेट एरिया एज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर. This is main area, this is main time, so we got time, we got area. And one more thing they have mentioned, that where it is maintained at 227 degrees Celsius, first rule of thermodynamics is that rule बोला है, law नहीं, law पता है तुम लोगों को, सिखाया मैंने लेक्चर में. first rule of thermodynamics is that convert all the temperatures into Kelvin. so temperature कितना है 227 degrees Celsius, so 227 plus 273 and that would be equal to 500 Kelvin. So you got your temperature right, so we got it as 500 Kelvin. So अभी तुम्हारे पास सारा गिवन अवेलेबल है. टू फाइंड क्या करना है हमें, तो टू फाइंड में उन्होंने हमें पूछा है फाइंड आउट एनर्जी रेडिएटेड. ओके, सो हमें Q निकालना है. टू फाइंड में वी वांट Q विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लिखने की आदत है, बाकी अभी सॉल्यूशन चालू करते हैं हम लोग. तो सॉल्यूशन में हमें Q का फॉर्मूला करना है. देयर वाज वन लॉ नोन एज स्टीफन्स लॉ, एंड व्हाट डज दिस स्टीफन्स लॉ से, दैट E एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4. इस चीज़ को अगर हम लोग फर्दर मॉडिफाई करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन चला जाके हमारे पास बचता है E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4, है कि नहीं. बट E का एक और फॉर्मूला है, E का फॉर्मूला है Q बाई AT, इसीलिए Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं E के जगह हम लोग लिख सकते हैं Q बाई AT विच इज सिग्मा T रेज टू 4. कहाँ से पता चला, सिंस E इज इक्वल टू Q बाई AT, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया Q का. देयरफॉर Q इज इक्वल टू सिग्मा AT इंटू टेम्परेचर रेज टू 4. अभी सिर्फ चीज़ें तुम लोग को पुट करना है. द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 5.67 into 10 raised to minus 8. This is the value
यूजुअल केस में सम में देते हैं तुम लोगों को, ऐसा नहीं है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन का तुम लोग को बाय हार्ट करना पड़ता था, वैसे सारे कांस्टेंट बाय हार्ट करने पड़ेंगे। कुछ वैल्यूज़ तुमको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये वाला वैल्यू 5.67 इस सम में नहीं दिया है, अगर तुम लोग रखोगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। सिग्मा इज़ 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया अपना कितना आया देखते हैं ऊपर, 10⁻², सो 10⁻² एरिया है। टाइम कितना आया अपने पास 60 सेकेंड, सो 60 पुट किया। And don't forget about temperature, so let's just substitute value of temperature, and that will be equal to 500⁴. Don't forget raised to 4. And once you put all this data, and obviously in boards exam you have to take the help of log, तुम्हारे पास मेरे जैसा कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो log से सॉल्व करना सीख लो, and you get answer as 2126.25. What is SI unit of energy? Isn't it joule? तो मुझे मिल गया जूल। अगर चाहिए तो तुम लोग इसको और मॉडिफाई करके 2.126 किलो जूल भी लिख सकते हो, एंड 1 किलो इज 10⁻³ जूल। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इन ईजी वे। नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड न्यूमेरिकल। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या पढ़ते हैं पहले हम लोग, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वॉट। याद रखना यहाँ पे वॉट यूज किया है, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, तो वो पावर की बात कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं Q/T। याद है Q का यूनिट क्या था, जूल था, देन टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड था। तो मुझे यहाँ से पहला गिवन डेटा मिल गया। क्या है पहला गिवन डेटा मेरा, Q/T इज इक्वल टू 20 वॉट, और ब्रैकेट में आपके लिए मैं लिखता हूँ जूल पर सेकेंड। When the temperature of the furnace is 727 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स याद आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 727 प्लस 273, वाओ इजी कैलकुलेशन, 1000 केल्विन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, मतलब तुम लोग को ए निकालना है, सो दिस इज अवर टू फाइंड, बट और एक चीज़ दी है ना, सिग्मा का वैल्यू गिवन में दिया है, सो इट इज़ 5.7 इंटू 10⁻⁸। nobody remember this unit, so it is joule second inverse meter-2 k⁻⁴. obviously you can develop this unit once you know that particular formula. okay, अभी क्या करना है तुम लोग को, टू फाइंड में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो आई विल राइट इट एज टू फाइंड एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी एरिया। सो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था, दैट Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। सो Q/T एक तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि गिवन में वैसा डेटा अवेलेबल है अपने पास, इज सिग्मा A इंटू T⁴। Q/T कितना अवेलेबल है अपने पास, 20 है, तो देयरफॉर दिस विल बी 20 इज इक्वल टू सिग्मा, that is 5.7 into 10⁻⁸ into area जो निकालना है, and temperature 10⁻1000 can be written as 10⁻³ फिर यही शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग, पावर ऑफ इंडाइसिस, तो A⁻m⁻n will be A⁻mn, so I will get 20 into 5.7 into 10⁻⁸ into A into 10⁻12। हो गई चीज़ें सिंप्लीफाइड। अभी क्या करोगे, इधर 20 लिखोगे, then 5.7 into 10⁻⁻12 10⁻⁸, this will give you 10⁻⁴. 12 minus 8 is 4, so you will get 10⁻⁴ into A। ये जो चीज़ें हैं ना, सिंपल चीज़ें, जितने आराम से करोगे, जितने इजीली सॉल्व करोगे, उतना कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अभी तुम्हारा A का वैल्यू विल बिकम 20 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 10⁻⁴। अभी तुम इसको चाहिए तो लॉग बुक से सॉल्व कर सकते हो, 5.7 into 10⁻⁴, and the correct answer is 3.5 into 10⁻⁴ meter square. So it is 3.5 into 10⁻⁴ meter square. This is the required answer. So this is the area that is needed according to that particular question. Let's do next question. अभी क्या बोला है, a small blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter. अच्छा, तो अपने पास पहला गिवन डेटा किसके टर्म्स में है, रेडियस के टर्म्स में। सो लेट्स से गिवन R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। आई डोंट लाइक दिस सेंटीमीटर यूनिट, है ना। सो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या बोली है,
द टेम्परेचर ऑफ द चेम्बर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये चेम्बर का टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं है। एंड चेम्बर के टेम्परेचर को या फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टी नॉट से। सो टी नॉट विल बी इक्वल टू 100 plus 273, so that would be equal to 373 Kelvin. This is your T naught, guys. At what rate energy must be supplied to the copper? At what rate पूछा है तुम लोगों को, मतलब तुम लोग को Q by T चाहिए, बराबर ना? क्योंकि देखो रेट होता है तो मतलब क्या होता है उसका, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें टू फाइंड की चीज़ पता चल गई। टू फाइंड क्या है, क्यू बाई टी। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको याद रखते हैं कि हम लोग बाद में लिखने वाले हैं इसको। हमें क्यू बाई टी निकालना है। मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्पीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट 110 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टी इज इक्वल टू 110 प्लस 273। फिर से याद दिला रहा हूँ तुम लोग को, फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो 110 प्लस 273, सो इट विल बी इक्वल टू 383 केल्विन। हो गई चीज़ें सॉर्ट आउट। तो ये टी का वैल्यू तुम लोग को मिल गया है। अभी आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो। तो अभी सिग्मा का वैल्यू, स्टीफन कांस्टेंट, वो भी दिया है, तो वो भी तुम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट दे हैव गिवन, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट तुम लोग लिख लेना। तो ये चीज़ें हो गई है अपनी सॉर्ट आउट। अब याद करो टू फाइंड क्या था, टू फाइंड में हम लोग को क्यू बाई टी निकालना था। सो लेट्स डू टू फाइंड क्यू बाई टी इज अननोन। और सॉल्यूशन में सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था, क्यू इज इक्वल टू Q by AT is equal to actually sigma T raised to 4। बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे एक और टेम्परेचर है अपना अवेलेबल, दैट इज T नॉट रेस्ट टू 4। बाकी के केसेस में T नॉट, जो अपने लोगों ने प्रीवियस सम सॉल्व किए दो, उसमें T नॉट का कुछ मेंशन ही नहीं था, एंड दैट इज़ वाई हम लोग उसको इग्नोर करते थे। बट यहाँ पे उसका मेंशन है, तो हम लोग को वो चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी, हमें वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो मैंने वही चीज़ लिखी है। तो अभी देखो क्यू बाई टी हमें निकालना है, तो क्यू बाई टी एक तरफ रखते हैं, ए को दूसरी तरफ डालते हैं। तो दिस इज सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। वाई डोंट वी पुट ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल टू अस। सो सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 रेज टू -8। एरिया इज गिवन एज, ओ एरिया नहीं पता हम लोगों को, तो एरिया निकालना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एरिया गाइज, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। सो वाई डोंट वी फाइंड आउट एरिया फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट फर्दर। ऐसा ही होता है, पहले तुम लोग फाइनल फॉर्मूला लिखोगे एंड देन फाइनल फॉर्मूला में तुम लोग रियलाइज होगा अरे ये तो चीज़ अननोन है, तो क्यों ना हम लोग अननोन चीज़ निकालते हैं। डोंट फॉरगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड कॉपर स्पीयर, सो वी हैव टू कंसिडर ए। बट ए क्या होता है, सरफेस एरिया इन दिस केस। सो ए विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है एरिया, स्पीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। So let's put all the data that is available to us. So 4 into pi into r, radius is 2.5 into 10 raised to -2. So it is 2.5 into 10 raised to -2 का square. So we will get 4 pi into 2.5 into 10 raised to -2 का square. And we get answer as 7.85 into 10 raised to -3. So we get area as 7.85 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर स्क्वायर। क्यों ना ये हम लोग एरिया यहाँ पे पुट करें, तो एरिया इज 7.85 इंटू 10 रेज टू -3। अभी चीज़ों के लिए और थोड़ी जगह लगेगी, तो हम लोग वो लिखते थे इंटू टेम्परेचर 383 रेज टू 4 माइनस 383 रेज टू 4 माइनस 373 रेज टू 4। ओके, so this is 383 raised to 4 minus 373 raised to 4. We will obviously take help of calci, so this is little bit bigger calculation. And correct answer that we are getting 10 raised to -8 is 0.961 वॉट। तो हम लोग को वॉट के टर्म्स में आंसर मिल रहा है।
let's just verify it again. 5.67 into 10 raised to minus 8 into 7.85 into 10 raised to minus 3 into 383 raised to 4 minus 373 raised to 4. Yes, we are getting the same answer. So rate is 0.961 watt. मतलब बेसिकली स्लो कूलिंग हो रहा है इसका, इतना फास्ट नहीं, क्योंकि अगर रेट ज़्यादा होता इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फास्ट कूल हो रहा है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज़ पीक एट लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर. ओके, तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हैं ना, मेरे पास एक्चुअली 3 लैम्बडा अवेलेबल है, तो तुम लोग को सेपरेट केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे. तुम्हें पहले एक लैम्बडा चूज़ करना पड़ेगा ए, फिर दूसरा वाला लैम्बडा चूज़ करना पड़ेगा बी, एंड तीसरा वाला लैम्बडा सी. तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक ही, तुम लोग को बाकी 2 निकालने हैं. सो क्यों ना मैं केस ए सॉल्व करूँ फर्स्ट. सो लेट अस सॉल्व केस ए. क्या क्या गिवन दिया है देखो केस ए के लिए. सो टेम्परेचर निकालना है, टीज और क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ याद रखना. इफ़ इट स्पेक्ट्रम हैज़ अ पीक, मतलब लैम्बडा मैक्स का वैल्यू दिया है 700 नैनोमीटर. ऑब्वियसली यू शुड नो द कन्वर्जन. 1 नैनो इज 10 raised to minus 9, so you have to write it as 700 into 10 raised to minus 9 मीटर. नेक्स्ट बस एक ही देख डेटा दिया, और एट द एंड क्या बोला है, वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू. वेन्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो अपना वेन ने दिया था अपने रिलेशन के लिए. तो बी का वैल्यू इज गिवन एज 2.897 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर केल्विन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर, राइट. हमें टी निकालना है. व्हाट इज अवर टू फाइंड? अवर टू फाइंड इज नथिंग बट टेम्परेचर. सो टू फाइंड इज टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लेट्स सॉल्व दिस. सो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में वेन्स का लॉ याद करते हैं. वेन्स ने बोला था लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ते जाता है उतना ही लैम्बडा मैक्स का वैल्यू कम होते जाता है. आई होप तुम लोग को वो ग्राफ याद होगा जो मैंने लेक्चर में सिखाया था. तो हमें अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो उसने अपना एक कांस्टेंट दिया था, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है और हो जाता है लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी. हर एक जन अपना अपना नाम देता है, पता नहीं ये वेन्स ने डब्ल्यू की जगह बी क्यों दिया. सो अभी टी का वैल्यू हो जाएगा टी इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स. द रेस्ट नेक्स्ट थिंग इज टू पुट द वैल्यू. सो बी का वैल्यू इज 2.897 इंटू 10 raised to minus 3 and lambda max is given as 700 into 10 raised to minus 9. Why don't we solve this particular thing on calculator? So 2.897 into 10 raised to minus 3 divided by 700 into 10 raised to minus 9. So the correct answer is 4138.57 केल्विन. तो हम लोग जो इस बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं केस ए में, उसका टेम्परेचर कितना केल्विन है, 4138.57. ओके. और एक चीज़ बोला है तुम लोग को, देखो ये विजिबल रेंज के अंदर आता है. अब ये विजिबल रेंज क्या होता है, देन माइक्रोवेव रीजन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करने के बाद देख ही लेंगे. नेक्स्ट टू नेक्स्ट सम शायद मैं सारे रेंज तुम लोग को बताने वाला हूँ. तो जो भी माइक्रोवेव्स होते हैं ना वो सेंटीमीटर के रीजन में होते हैं वेवलेंथ, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो नैनोमीटर, दैट इज़ इंटू 10 raised to minus 9 मीटर के रेंज में. सेंटीमीटर मतलब क्या, इंटू 10 raised to minus 2 मीटर के रेंज में. और जो रेडियो वेव्स होते हैं, मतलब जो हम लोग रेडियो के लिए यूज़ करते हैं, वो होते हैं मीटर के टर्म्स में. मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ 1 मीटर जितना लंबा होता है. समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो 1 मीटर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा एक वेव होता है. अभी किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर 1 मीटर जितना वेव है हम लोग को दिखता क्यों नहीं है. देख भाई, तेरे ह्यूमन आइज कैपेबल नहीं है वो पर्टिकुलर चीज़ें देखने के लिए. हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की ही वेवलेंथ दिखती है. हम लोग चीज़ें क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो विजिबल लाइट जिसके ऊपर गिरती है वो अपने आँखों के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है. बाकी के वेव्स अपने आइज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. जस्ट लाइक कोई भी सेंसर से पकड़ लो ना, तो ये जो सेंसर होते हैं मतलब मार्केट में मिलते हैं, वो एक सेंसर सारी चीज़ें करने के कैपेबल नहीं होता, उसका एक लिमिट होता है. जस्ट लाइक दैट हमारी आँखें भी सेंसरी डिवाइस है और उस सेंसर का एक लिमिट है. मेगापिक्सल बहुत है. नाउ व्हाई डोंट यू सर्च हाउ मच मेगापिक्सल्स आवर आइज होल्ड. अपने आँखें कितने मेगापिक्सल की बनी हुई है, सोचो ज़रा ये.
Next, let's solve question number 5. The emissive power of sphere area 0.02 मीटर स्क्वायर. सो स्ट्रेट अवे कन्वर्ट करके चीज़ें दे रहे, तो हमें कुछ टेंशन नहीं है. सो लेट्स डू इट. गिवन, सो गिवन में दे हैव मेंशन एमिसिव पावर. एमिसिव पावर मीन्स कैपिटल ई. कैपिटल ई को दिया है, ओके हमें निकालना है शायद कैपिटल ई. लेट्स जस्ट इरेज इट. गिवन दिया है वो निकालते हैं पहले. स्पीयर एरिया, एरिया का वैल्यू दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर एंड देन किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. अभी ये जो है ना एमिसिव पावर का यूनिट है. सो ई का वैल्यू उन्होंने दिया है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, या फिर सेकेंड इनवर्स मीटर रेज़ टू -2, वॉट एवर और हाउ एवर यू वॉन्ट टू राइट इट. What is the amount of heat radiated? That means they want you to find out capital Q by the spherical surface in the time of 20 seconds. So also one more data is given, that is time is equal to 20 seconds. What do you want to find out? Amount of heat radiated. So to find is nothing but Q. So we want to find out Q. How are you going to write this particular thing? Simple formula है अपना, E इज इक्वल टू क्यू बाई 80. स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है. E का वैल्यू देखो 0.5 था, मुझे याद है ये किलो कैलोरी के टर्म्स में, एंड कैलोरी इज नॉट यूनिट ऑफ जूल. तो क्या हो गया, Q का आंसर भी तो हम लोग किलो कैलोरी में ही निकालने वाले हैं. तो Q एज इट इज़. A का आंसर 0.02, T का आंसर 20 सेकेंड. सो वंस यू पुट ऑल दिस डेटा, चीज़ें एकदम सिंप्लीफाई लगती है. एंड इसके लिए लॉग कैलकुलेशन मत करना, नहीं तो सर ने बोला है लॉग कैलकुलेशन करो, तो हम लोग हर चीज़ में लॉग कैलकुलेशन करेंगे. आंसर इज़ 0.2 किलो कैलोरी. दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इनफैक्ट ऐसे प्रॉब्लम MCQ में आते हैं, मतलब फटाफट जो सॉल्व हो जाए ना, वैसे टाइप के. लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है कंपेयर द rates of emission of heat by a black body maintained at 727 डिग्री सेल्सियस. कंपेयर करना है, मतलब बेसिकली तेरे को रेशियो लेना है. सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर का मतलब क्या होता है, वही होता है, रेशियो लेना है. द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ अ बॉडी, मतलब मेरे को Q बाई टी कंपेयर करना है. तो मैं पहले टू फाइंड लिख ही लेता हूँ. तो टू फाइंड क्या करना है मुझे, Q बाई टी ऑफ 1, मतलब फर्स्ट केस के लिए, देन Q बाई टी ऑफ 2, ये मुझे फाइंड आउट करना है ताकि मैं भूलूँ ना. उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते, किधर तो नीचे भेज देते हैं. अभी क्या दिया है गिवन देखो, मेंटेन्ड एट 727 डिग्री एंड एट 227 डिग्री. ओके, तो मेरे को दो टेम्परेचर दिए, दो अलग अलग ब्लैक बॉडी दी है. एक बॉडी मेंटेन है 727 और दूसरा बॉडी मेंटेन है 227. पहली चीज़ क्या करते हो तुम लोग, गिवन डेटा लिखते हो. तो मैं भी यहाँ पे गिवन डेटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा T1 का वैल्यू दिया है 727, फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनामिक प्लस 273. सो इजी कैलकुलेशन, आंसर इज 1000 Kelvin. व्हाट अबाउट सेकेंड टेम्परेचर, सो इट इज़ 227. इफ़ आई ऐड 273 देन 73 300, आई थिंक इट इज़ 500 केल्विन. T2 मिल गया. और एक और चीज़ दी है ना तुम लोगों को, सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है. याद है ऐसे टाइप का एक और सम किया था जिसमें हम लोगों ने T0 लिखा था. तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा T0, एंड T0 का वैल्यू कितना है 27 प्लस 273. सो आंसर इज 300 केल्विन. तो 300 केल्विन दिया है. व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट. तो यही तो चीज़ हम लोग को निकालनी है, और चीज़ की किसी की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये टू फाइंड हो गया अपना. क्यों ना हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करें. तो पहले एक बात बताओ, मेरा जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q बाई टी का. अभी इतने सम्स किए तो अभी डायरेक्टली तुम लोग को आना चाहिए. Q बाई टी विल बी सिग्मा A T⁴ माइनस T0⁴. बट अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोलूँगा तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 बस, और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि एरिया तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा. हम लोगों ने सेम ऑब्जेक्ट दो बार हीट किया है, दो टेम्परेचर दिए उसको. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन नंबर 2 गाइज. सो दिस इज सिंपली Q बाई T2 विल बी इक्वल टू सिग्मा A T2⁴ माइनस T0⁴. तो ये लिखा सेकेंड इक्वेशन. अभी क्या करना है, रेशियो निकालना है.
अरे भाई इजी है ना अभी, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आई विल गेट q बाई टी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय q बाई टी ऑफ 2. So I will get something like this. So sigma 8 t1 raised to 4 minus t0 raised to 4 divided by sigma 8 t2 raised to 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4. कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाती है, सिग्मा सिग्मा ए कैंसिल. अभी सिर्फ डेटा में मेरे को वैल्यूज़ पुट करने हैं. t1 का वैल्यू था 1000, सो दैट इज़ 1000 रेज टू 4 माइनस टी नॉट का वैल्यू था 300, सो 300 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय T2 का वैल्यू था 500, सो 500 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4. So once I solve all these things, I'll get my final answer. So 1000 raised to 4 minus 300 raised to 4 divided by 500 raised to 4 minus 300 raised to 4, and you will get the final answer. So the answer that you are getting is 18.23. बट रेशियो के टर्म्स में चाहिए तो अपॉन में क्या होगा, 1 होगा. सो द करेक्ट आंसर इज 18.23 इज टू 1. 18.23 इज टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो मैंने बोला था आपको हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे मैं सबको तुम लोगों को विजिबल रीजन के बारे में बताऊंगा, अलग अलग रीजन के बारे में बताऊंगा, एंड दिस इज़ दैट क्वेश्चन दैट आई टॉक्ड अबाउट. तो क्या क्या दिया है इसमें देखो. अर्थ का मीन टेम्परेचर दिया है, कैन बी एज्यूम टू बी 280 केल्विन. How will the curve of black body radiation look like for this particular temperature? Find out lambda max in which part of मतलब जाने दो वो तो बाद में देख लेंगे. पहली बात तो जो डेटा दिया है वो लिखते हैं हम लोग. क्या दिया है, मीन टेम्परेचर दिया है, दैट इज 280 केल्विन. सो व्हाई डोंट आई राइट T एज गिवन डेटा है ना अपना, ब्लू में लिखते हैं इसको हम लोग. सो गिवन डेटा इज गिवन एज 280 केल्विन. एक और चीज़ जो तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन में दी नहीं है, दैट इज वैल्यू ऑफ बी. इट इज़ 2.897 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. 2.897 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर केल्विन. वेन्स कांस्टेंट लगने वाला है क्योंकि तुम लोग को लैम्बडा मैक्स निकालना है ना. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, टू फाइंड लैम्बडा max is equal to question mark. And how do you solve this particular type of question? You simply write solution, and formula क्या था, formula था lambda max is equal to b by t. As easy as that. So lambda max will be equal to b का वैल्यू कितना है, 2.897. so 2.897 into 10 raised to minus 3 divided by 280. टेम्परेचर का वैल्यू पुट करेंगे. सो 2.897 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 280, एंड यू गेट द फाइनल आंसर एज लैम्बडा मैक्स विल बी इक्वल टू 1.0346 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. डोंट फॉरगेट हम लोगों ने सारी चीज़ें SI यूनिट में लिखी थी, तो ये भी चीज़ मुझे किस में मिल रही है, SI यूनिट में. सो आई गॉट द फाइनल आंसर. अभी सर ये कौन से रेंज में है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर सम रेंज, या फिर ये टेबल तुम लोग रेफर कर सकते हो जो मैंने ऑब्वियसली गूगल आंटी से उठाया है. अभी गूगल आंटी क्या बोलती है कि अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से तुम लोग अलग अलग चीज़ें देखोगे. अभी पहली चीज़ें वेवलेंथ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग 10 रेज टू माइनस 16 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते जाते हैं. सो बेसिकली हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम लोग वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम लोग क्या दिख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं ना. अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज़ करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है. लॉजिक समझ रहे हो. जब वेवलेंथ कम था तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा था, जब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा था तो फ्रीक्वेंसी क्या था, सबसे कम था. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ये चीज़ याद रखना, फ्रीक्वेंसी किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ को. और मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला है तुम लोग को, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ये फॉर्मूला यूज़ करके ये रिलेशन डिडक्ट हुआ है. अभी ये समझो कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, इतनी चीज़ समझी. अभी थोड़ी देर के लिए वेवलेंथ के ऊपर फोकस करते हैं. तो जब हम लोग ना
10⁻16 सारे के सारे वेवलेंथ मीटर में काउंट कर रहे हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे ग्राफ में दिखा है मीटर। सो जब हम लोग 10⁻16 के टर्म्स में बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं गैमा रेज की। 10⁻16 मीटर आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, ओके। 10⁻4 10⁻12 ये सारी चीज़ें उसी रीजन में आती है। एक और चीज़ नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जिस वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। इसीलिए गैमा रेज जो होते हैं ना, वो गैमा रेज आराम से चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इवन द थिक वॉल्स कैन बी पेनिट्रेटेड यूजिंग गैमा रेज, ओके। तो वो रेज सिर्फ फास्ट ही नहीं होते, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ओके। फिर आगे जाएंगे तो बात करेंगे एक्सरेज के बारे में। तो एक्सरेज का वेवलेंथ 10⁻10 मीटर के टर्म्स में आता है। उसके आगे आता है यूवी रेज, दैट इज अल्ट्रा वायलेट। और क्यों बोलते हैं उसको यूवी रेज वो भी समझो। तो अगर उसके आगे देखोगे तो तुम लोग को एक रीजन दिखेगा जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम में तुम लोग को एक चीज़ पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, विबग्योर, बराबर ना। मतलब एक्चुअली बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे उन्होंने उसको जूम करके बताया है, इतने सारे विजिबल शेड्स हम लोग को मिलते हैं। बट उसमें से लेट्स जस्ट फोकस ऑन मेन कलर विबग्योर। और वायोलेट के पहले जो रेंज आता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा, इसीलिए देखो इसको अल्ट्रा वायोलेट बोला है। और इंफ्रारेड क्या होता है, रेड के बाद, इसीलिए उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। लॉजिक समझा। तो अभी यूवी रेज भी हम लोग को नहीं दिखते, बट वी हैव स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल काइंड ऑफ गॉगल्स दैट विल हेल्प यू टू सी द यूवी रेज। यूवी लैम्प भी होते हैं जो बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, मतलब लेज़र टेक्नोलॉजी में भी यूवी रेज यूज़ होते हैं। देन मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूवी रेज यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है विजिबल रेंज। तो विजिबल रेंज ना यूजुअली नैनोमीटर की जगह होता है। तो इन्होंने यूवी रेज को प्रॉपरली मेंशन नहीं किया 10⁻8 के टर्म्स में। तो इन्होंने वेवलेंथ को 10⁻- विजिबल स्पेक्ट्रम नैनोमीटर के टर्म्स में आना चाहिए, तो इन्होंने गलत जगह प्लेस किया। बट तुम लोग समझ जाओ कि यूजुअली ये 10⁻9 के टर्म्स में होता है और यूवी रेज उससे पहले आएगा कुछ तो, ओके। फिर उसके बाद देखो ये सब होने के बाद इंफ्रारेड आता है, और इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव रीजन। और माइक्रोवेव रीजन यूजुअली 10⁻² मीटर के टर्म्स में होता है, या फिर सेंटीमीटर के टर्म्स में, समझ रहे हो। तो अभी अगर अपना आंसर देखोगे तो अपना आंसर 10⁻5 मीटर के टर्म्स में आया, राइट। एंड व्हाट इज देयर इन टर्म्स ऑफ -5, 10⁻5, इट इज़ नथिंग बट इंफ्रारेड रीजन। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर होना चाहिए इंफ्रारेड रीजन। सो वी हैव वेव्स फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन। टेक्स्ट बुक में इसको गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको माइक्रोवेव रीजन लिखा है। माइक्रोवेव रीजन के लिए सेंटीमीटर में होते हैं वेव्स, दैट इज 10⁻², या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻3। यहाँ पे तो हम लोग 10⁻5 की बात कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। उसके आगे हमारा वेव रीजन, दैट इज माइक्रोवेव रीजन आता है, जहाँ पे मतलब नॉर्मल माइक्रोवेव वर्क करता है। फिर FM रेडियो वाला, जिसमें बोला था ना एक मीटर होता है, ऑलमोस्ट 1 मीटर, दैट इज़ वाई 10⁻0 लिखा है। व्हाट इज़ 10⁻0? इट इज़ नथिंग बट 1 मीटर। फिर आगे जाएंगे तो AM वेव्स आएंगे, ओके। उसके बाद जाएंगे तो लॉन्ग रेडियो वेव्स आएंगे। इनफैक्ट इंफ्रारेड भी ना डिवाइड होता है रीजन्स में। इंफ्रारेड मिडल वाला रीजन होता है, उसके पहले स्मॉल इंफ्रारेड होता है, उसके आगे लार्ज इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव भी फर्दर डिवाइडेड होता है सारी चीज़ों में। तो तुम लोग अगर चाहिए तो इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव to the next topic. No, sorry, next question. A gas is enclosed in a container and is heated. अभी ये थर्मोडायनामिक्स, प्योर थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन है। अभी जो दो किए थे वो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड थे। अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो 10 जूल्स ऑफ एनर्जी से हम लोगों ने इसको हीट किया है। तो जो भी मैं डेल्टा क्यू या फिर क्यू की बात करूँगा, दैट वुड बी 10 जूल। क्या मैंने ये हीट प्रोवाइड की है? हाँ। तो जब हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग उसको प्लस में लिखते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है साइन कन्वेंशन। केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली उल्टा होता है। केमिस्ट्री में हम लोग इसको -10 जूल लिखते हैं, याद रखना ये। कॉजिंग द लीड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर, मतलब लीड ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर का। और कितना फोर्स लगाया उसके लिए? फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी? तो तुम लोग को डेल्टा यू निकालना है। क्या निकालना है गाइज? डेल्टा यू। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? लेट्स यूज दैट पर्टिकुलर लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सो यूजिंग
first law of thermodynamics. This particular law says very interesting thing, that whatever heat you provide will first increase the internal energy of the system, then will do useful work. So delta Q is equal to delta U प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो हमें डेल्टा यू निकालना है सर, बट हमारे पास तो डेल्टा डब्ल्यू भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वर्क डन भी अवेलेबल नहीं है. बट डोंट यू फॉरगेट that work done has one very easy formula, and it is force into displacement. So force is 3 and displacement is 2, so you get work as 6 joule. मिला वर्क. अभी सारी चीज़ें पुट करते हैं. डेल्टा क्यू कितना दिया है 10 जूल, सो दिस विल बी 10 इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें निकालना है प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा. सो व्हाट विल बी योर डेल्टा यू? So delta U will be 10 minus 6. So delta U is nothing but 4 joule. So your correct answer is option number B. तो ये क्वेश्चन MCQ में था तुम्हारे एक्सरसाइज के एंड में, और मतलब इजी था क्वेश्चन. अभी तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर इसको आपने प्लस 6 जूल क्यों लिखा? क्योंकि भाई तूने एक कंटेनर लिया, कंटेनर को हीट कर रहा है ना, तो जैसे हम लोग कंटेनर को हीट करते हैं तो कंटेनर वर्क दे रहा है ना, कंटेनर फोर्स लगा रहा है. माना कि तूने हीट किया, बट फोर्स किसने लगाया? कंटेनर. सो दिस इज वर्क गिवन बाय सिस्टम है, एंड वर्क गिवन बाय सिस्टम को हम लोग प्लस लेते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is question number 9 for our case. A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure. So पहले मैं given लिखता हूँ, जो जो given डेटा दिया है वो सॉल्व करेंगे. So given में हमको 1 atmospheric pressure दिया है, and always remember atmosphere is not SI unit. So first you have to convert it into SI unit. SI unit में याद रखना 1 atmosphere is 10 raised to 5. It is 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं. देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग जोक, मतलब साइंस वाले लोग बोलते हैं कि न्यूटन, आइंस्टाइन एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ना, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे. एंड हाइड एंड सीक में कैसा होता है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन वंस यू कॉट देम उनके यहाँ पे. तो आइंस्टाइन ऐसे ही ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते उसको न्यूटन मिल गया. तो उसने न्यूटन को टच किया और बोला न्यूटन आई कॉट यू. न्यूटन आउट हो गया. तो न्यूटन बहुत शाना था. न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन बोलता है कि देख ज़रा नीचे देख. तो आइंस्टाइन ने नीचे देखा, तो उसने देखा कि न्यूटन एक स्क्वायर प्लेट में खड़ा था, मतलब स्क्वायर प्लेट के अंदर खड़ा था. तो फिर बाद में न्यूटन बोलता है करंटली आई एम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज़ नथिंग बट पास्कल. तो तुझे अभी मुझे पास्कल बोलना चाहिए था. एंड दैट इज़ जस्ट नर्डी जोक, बट हम लोग आगे कंटिन्यू करते. तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल. ओके, फिर आगे बोला है वॉल्यूम दिया है, और जब हम लोग एक्सपांड करते हैं गैस को तो वो 5 लीटर से कितना हो रहा है? 10 लीटर. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर वन मोर कन्वर्जन. सो 1 लीटर इज 10 raised to -3 मीटर क्यूब. क्या नोट की तरह याद रखोगे? 1 लीटर इज 10 raised to -3 मीटर क्यूब. ओके, सो 5 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया मैंने. व्हाट अबाउट द अदर थिंग? V2 इज 10 लीटर, सो दैट इज 10 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब. In doing so, it absorbs 400 joules of thermal energy from its surrounding. मतलब कितना एनर्जी ले रहा है वो? 400 जूल का. हाँ, सो दैट इज़ नथिंग बट Q, क्योंकि डेल्टा Q है ना, वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड हीट एब्जॉर्ब मतलब हम लोग बेसिकली सराउंडिंग से उसको हीट दे रहे हैं ना, तो दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव. डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो टू फाइंड में वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो वी हैव टू डिटरमाइन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स सॉल्व द सोल्यूशन. सेम चीज़ रहेगी, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. आई विल राइट दिस एज माई फर्स्ट लॉ. बट डू यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू? नो. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, बट डोंट यू वरी अबाउट इट. आई कैन मॉडिफाई दिस लॉ फर्दर लाइक दिस. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा
V, और अपने पास वॉल्यूम का तो डेटा अवेलेबल है, वॉल्यूम डेल्टा V इज़ V2 माइनस V1. सो लेट्स पुट ऑल द डेटा दैट इज़ अवेलेबल टू अस. सो डेल्टा Q दिया है अपने को 400 joules. So left hand side it will be 400. Delta U we have to find out. P का value 10 raised to 5. Delta V would be equal to V2 minus V1. So that is 10 into 10 raised to minus 3 minus 5 into 10 raised to minus 3. So let's solve it further. So 10 minus 5 will be 5. सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 400 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 10 रेस टू 5. इतना ही है ना प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर. यस. सो 10 माइनस 5 अंदर रहेंगे, 10 रेस टू माइनस 3 बाहर आएगा. सो 10 माइनस 5 इज नथिंग बट 5. सो वी गेट 400 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 5 into 10 raised to plus 5, 10 raised to minus 3 will converted into 10 raised to 2. So this is nothing but something like 500. एक मिनट, सब कन्वर्जन तो मैंने प्रॉपर की है. 400 जूल्स भी एनर्जी लिया है. ओके, नाउ दे आर गेटिंग आंसर एज 106.65. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ किया है. 1 atmosphere is not 10 raised to 5 Newton per meter square. It is actually 1.013. I should have seen the answer first. So this is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square और Pascal. So यहाँ पे भी अपना जो टर्म है वो 10 raised to 5 नहीं आएगा, वो हो जाएगा सॉरी 1.013 into 10 raised to 5. 1.013 into 10 raised to 5. So 10 raised to 5 and 10 raised to minus 3. तो अभी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.013 को 5 से, आई गेट 5.065 into 10 raised to 2. So delta U will be 400 minus this value. So 400 minus 506.5 will be minus 106.5 जूल. नाउ यूल से कि सर आंसर में इन्होंने तो प्लस में आंसर दिया, आपका नेगेटिव कैसे आया? तो व्हाट दे डिड इज़ दैट दे मेस्ड अप विद द साइन कन्वेंशन. तो उनका आंसर रॉन्ग है. आंसर शुड बी minus 106.5 जूल. एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर मी वन थिंग. अगर डेल्टा यू का आंसर माइनस आ रहा है, सो व्हाट डज साइन कन्वेंशन टेल्स यू? मैंने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन सीखा है जहाँ पे ये चीज़ मैंने कवर की है. तो तुम सोचो कि क्या मतलब होता है डेल्टा यू नेगेटिव होने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ओके, तो अभी मैं गिवन डेटा लिखता हूँ. यहाँ पे क्या क्या दिया है, साइन कन्वेंशन सोचना पड़ेगा. रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट, सो डेल्टा क्यू इज नॉट प्लस, इट इज़ माइनस, है ना, क्योंकि कोई चीज़ अगर सिस्टम का हीट लूज कर रही है, रिलीज कर रही है, सो दैट शुड बी नेगेटिव. अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, सिस्टम हीट दे रहा है तो उसको निगेटिव लेते हैं. डेल्टा क्यू इज माइनस 125 while 104 kilojoule of work is done on the system. So that means delta W is positive, which is 104 kilojoule. Calculate the change in internal energy. So they want you to find out delta U, which is equal to question mark. Now how will you solve this particular question? We know delta Q will be delta U plus delta W. Let us just verify sign convention first. Where were the sign convention? This was heat transfer. This was also heat transfer. Okay, over here we have sign convention. Heat absorbed by the system is positive and heat given by the system is negative. Yes. Okay, you are seeing the answer. Don't see the answer. The previous question. Work done by a system is positive. Work done given to the system is negative. Okay. तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो कहाँ पे था हम लोग? यहाँ पे थे. सो क्या बोला था मैंने? अ सिस्टम रिलीजेस हीट, मतलब गिवन आउट बाय द सिस्टम, है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव.
while the work is done on the system. ओ तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, ये गलत कर रहे थे हम लोग. अगर हम सिस्टम वर्क दे रहा है, जैसे अपने पहले केस में याद है जहाँ पे पिस्टन सिस्टम ऊपर उठा रहा था तो सिस्टम फोर्स लगा रहा था, यहाँ पे हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज माइनस. समझ रहे? नेक्स्ट डेल्टा क्यू अभी पुट करेंगे वैल्यूज. सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली दिस शुड बी इन द red and this should be in the black. Okay, let's continue. So this is my solution and this is my to find. Now let's modify it further. So अभी डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना दिया है? इट इज़ -125. डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है एंड डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू इज़ -104. सो हाउ the things will be solved. So -125 plus 104 will be equal to -21 joule. So this is nothing but your internal energy. Let's move to the next question. And next question is easy. Efficiency of Carnot cycle is 75%. So they have given us the first data. Efficiency of Carnot cycle is 75%. You can write it as 75 by 100, which is nothing but 0.75. If the temperature of the hot reservoir, याद रखना हम लोगों ने जब कार्नोट साइकिल स्टडी किया था तो हम लोगों ने कोल्ड को T2 बोला था, हॉट को T1 बोला था. सो मेरा T1 दैट इज हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 727. डोंट फॉरगेट फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कन्वर्टेड इनटू Kelvin. So this is nothing but 1000 Kelvin. And then next, what will be the temperature of cold reservoir? So to find में we need T2 that is cold. And solution चालू करते हैं. तो सॉल्यूशन चालू करने से पहले आई होप तुम लोग को लॉजिक याद आ रहा है, कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला. सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ इन सिंपल लैंग्वेज में आउटपुट अपॉन इनपुट, and output is work done and input is heat supplied, and that is nothing but Q1. याद है हीट सप्लाइड कहाँ से आता है? Q1 से आता है. तो अब इसको फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क डन कैन बी रिटर्न एज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1. नाउ आई कैन डिवाइड, राइट, बेस सेपरेट कर सकता हूँ. सो आई विल गेट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1. सो Q1 बाई Q1 इज़ 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा. फिर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट. नाउ यू शुड रिमेंबर दैट Q कैन बी रिटर्न एज NCPT. तो इट इज़ NCPT2. इट इज़ एक्चुअली NCP डेल्टा T, बट एक मैंने रेफरेंस टेम्परेचर 0 लिया है. सो दिस इज ऑल्सो NCPT1. सो यू कैन कैंसल NCP, 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 and at the end you get a straightforward direct formula for Carnot, and that formula is 1 minus T2 by T1. Why don't I put all the data that is available for me? 1 minus, अच्छा पहले efficiency put करता हूँ. So efficiency is 0.75, which will be equal to 1 minus T2 is given as, oh we have to find out T2, and T1 is given as 1000. So you will write it as T2 upon 1000 will be equal to 1 minus 0.75. So once we solve it further, it would be 0.25 into 1000. So answer will be 250 Kelvin. T2 will be equal to 250 Kelvin. How can you convert this particular thing? Kelvin को अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो -273, क्योंकि ऑप्शन हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चाहिए. गिवन डिग्री सेल्सियस में था ना, इसीलिए. देयरफॉर T2 विल बी 250 minus 273, and that would be equal to -23 डिग्री सेल्सियस. सी दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन. यहाँ पे अभी आंसर उन्होंने प्लस में लिया है, इवन दो आंसर इज नेगेटिव. तो नेगेटिव में डिग्री सेल्सियस, सर ऐसे थोड़ी आंसर नेगेटिव, अरे नेगेटिव में आता है डिग्री सेल्सियस. बिंदास, अपना आंसर राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 Kelvin and 300 Kelvin. कैलकुलेट इट्स COP.
तो रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला क्या होता है? तो COP का फॉर्मूला होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2. आई होप यू रिमेंबर दिस. Q2 को क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ NCP-T2, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर के टर्म्स में डेटा अवेलेबल है. देन Q1, कैन आई राइट Q1 एज NCP-T1 माइनस NCP-T2. कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती है इसमें से. NCP-T2 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे से NCP कॉमन आ जाएगा. सो आई विल गेट T1 माइनस T2. बराबर कि नहीं? एकदम बराबर. सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. और क्या क्या कैंसिल हो जाएगी चीज़ें यहाँ पे? तो कैंसिल आउट NCP हो गई. तो मुझे COP का फॉर्मूला क्या मिलेगा? मुझे COP का फॉर्मूला मिलेगा T2 अपॉन T1 माइनस T2. सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यू दैट इज़ अवेलेबल. पहले अरे गिवन तो लिखा ही नहीं, क्या आलसी लोग हो यार तुम लोग भी. तो सो ये नीचे लिखेंगे हम लोग अभी T1 का वैल्यू. सो T1 इज इक्वल टू हॉट टेम्परेचर होता है. हॉट टेम्परेचर 300 केल्विन है अपने पास, बराबर ना. सेकेंड चीज़ कोल्ड टेम्परेचर होता है. कोल्ड टेम्परेचर छोटा वाला 250 केल्विन है. अच्छा, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. टू फाइंड क्या करना है अपने को? टू फाइंड में COP निकालना है. लेट्स फाइंड टू फाइंड COP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और अपना सॉल्यूशन ये रहा. लेट मी जस्ट कॉपी इट प्रॉपरली. सो हमारा ये COP चालू हो गया. अभी T2 T1 का वैल्यू पुट करता हूँ. T2 तो 250 है, सो आई पुट इट एज 250 अपॉन 300 माइनस 250. सो दिस विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 250 इज 50. व्हाट इज 5 5 25. सो COP कितना आएगा? 5. थैंक गॉड, एटलीस्ट उनका ये आंसर तो राइट है. सो COP का आंसर आया 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate work done in 25 cycle. तुम लोग को एक साइकिल का वर्क डन नहीं निकालना है. एक साइकिल मतलब कब होगा? जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा. तो अभी तुम लोग कितने साइकिल कर रहे हो? 25. And have I told you this very interesting thing that area of the PV diagram is nothing but work done. तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ याद करनी है. Work done is nothing but area of PV डायग्राम. डू यू रिमेंबर? PV अपना इंडिकेटर डायग्राम है. एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे. मतलब अभी तुम लोग को देख के ना इन्होंने डायग्राम ऐसा बनाया ना आलसी लोगों ने कि ये सर्कल लगता है, बराबर ना. बट देन सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए. यहाँ पे अगर तुम लोग रेडियस देखोगे, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेडियस, राइट. सो इट इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम के टर्म्स में. बट अगर यहीं पे रेडियस तुम लोग ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो इसका हाफ हो जाएगा. 1 से 11 मतलब डिस्टेंस कितना है? 10 है. 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है. अरे कुछ कनेक्शन ही नहीं है. ये 5 है, ये 2 × 10⁻³ दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज नॉट एट ऑल अ सर्कल, इंस्टेड इट इज एलिप्स. क्या है ये? एलिप्स है. और एलिप्स में हम लोगों को 2 रेडियसेस की ज़रूरत होती है. तो हम लोग क्यों ना रेडियस कंसिडर करें डायग्राम के ऊपर ही. सो लेट्स से this will be our radius 1. So this is our R1, and let's say this will be our radius 2. This is R2. बट डायग्राम देख के क्या पता चलता है कि R1 will be 6 - 4, राइट. क्योंकि यहाँ से एक मिनट, ओरिजिन से ये 6 है, ओरिजिन से ये 4 है, तो ये कितना हुआ डिस्टेंस बचा हुआ? 2. 6 - 4 is 2. So you can write from the given diagram that R1 is 6 - 4 into 10⁻³ meter cube. So it is 2 into 10⁻³ meter cube. सेकेंड चीज़ R2 का वैल्यू. तो R2 अगर देखने जाओगे ना गाइज, तो ये पूरा उसका डायामीटर हुआ, दैट इज़ 11 - 1 10. और उसका हाफ क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज़ नथिंग बट 5. या फिर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ये कितना है? 11 है. और सेंटर तक कितना है? 6 है. व्हाट इज 11 - 6? 5. एंड ये जो चीज़ है वो 10⁻5 के मल्टीपल में दी है. सो आई विल राइट 11 - 6 × 10⁻5. सो आंसर इज 5 × 10⁻5
पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। R1 मिला, R2 मिला, और कोई डेटा की ज़रूरत है क्या? यस, नंबर ऑफ साइकिल, लेट नंबर ऑफ साइकिल n विल बी 25। सो क्यों ना अभी अपने पास जो टू फाइंड है वो टू फाइंड लिखते हैं। सो टू फाइंड इज नथिंग बट वर्क डन। एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वर्क डन विल बी एरिया अंडर curve. Okay, but as we are talking about 25 cycles, so this will be multiplied by 25 later on. अभी ये एलिप्स है, याद रखो एलिप्स का एरिया क्या होता है? एलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू R1 इंटू R2, वेर R1 is the semi major axis and R2 is the semi minor axis. So this will be pi इंटू R1 इंटू R2 इंटू 25. क्यों ना मैं चीज़ें फॉर्मूला मतलब चीज़ें पुट करो और सॉल्व करो इसको. सो पाई, व्हाट इज़ द R1? R1 इज़ 2 इंटू 10⁻³ सो इट इज़ 2 इंटू 10⁻³ एंड R2 इज़ 5 इंटू 10⁵ multiply by 25. So as usual I will use calci, you have to use log table into 10⁵ into 25 and you get answer as 78,539.8 joule, or you can write it as 78.53 kilojoule. This is the work done that you need. मतलब अगर चाहिए तो और तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 7.85 इंटू 10⁻⁴. इट्स अप टू यू, इट इज़ वन एंड द सेम. आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन समझा. ओके, let's solve last question of this particular session. So basically they have given us a PV diagram. और क्या पूछा है देखो, वो पूछ रहा है a system is taken to its final state from initial state. Okay, मतलब A to B, C to D and D to A. मतलब इनिशियल टू फाइनल जा रहा है, उल्टा लिखे है. सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट, बट कहाँ से चालू किया? इनिशियल स्टेट से, इन हाइपोथेटिकल पाथ्स. अभी ये हाइपोथेटिकल वर्ड यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ था. हाइपोथेटिकल मतलब क्या है? लाइक इमेजिनरी, मतलब इन रियलिटी ऐसा कर्व कभी नहीं होता, और वो तो हम सब एग्री करेंगे क्योंकि रियल में सारी जो चीज़ें मिलती है हमें वो थर्मोडाइनमिक्स में पीवी डायग्राम पे कर्व में मिलती है, कर्व्स में. और इनफैक्ट ये जो है ना, ये ऐसा शार्प कॉर्नर, वो शार्प कॉर्नर भी नहीं होते. एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस. ईच केस मतलब मुझे ए बी के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी सी के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी डी के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड ए डी के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैं सिर्फ ए बी के लिए कैलकुलेट करने वाला और बी सी के लिए, बाकी दो प्रोसेस के लिए तुम कैलकुलेट करोगे. तो देखो चालू करते हैं प्रोसेस को, कैसे विजुअलाइज करेंगे. अभी फॉर फ्रो लिखा है, फॉर प्रोसेस ए बी की बात करते हैं. तो प्रोसेस ए बी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम. बिकॉज ये कौन से टाइप का प्रोसेस है? ये आइसोबेरिक प्रोसेस है. प्रोसेस ए बी कौन से टाइप का प्रोसेस है? आइसोबेरिक. तुम्हारे याद में रहने के लिए आइसोबेरिक. सर आइसोबेरिक क्यों बोला? क्योंकि तू अगर देखेगा तो ए एंड बी दोनों का प्रेशर क्या है? सेम प्रेशर है. तो जिस प्रोसेस में सेम प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबेरिक. तो आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसीलिए मैं डेटा में क्या करूँगा, उसका फॉर्मूला लिखूँगा, दैट इज़ P इंटू डेल्टा V. दिस इज़ नथिंग बट अवर वर्क डन. वर्क डन इज़ P इंटू डेल्टा V. सो P इंटू V2 माइनस V1. अपने केस में ए बी प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो मैं V2 के जगह VB लिखता हूँ और V1 के जगह VA लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग A टू B जा रहे हैं, है कि नहीं. तो अभी अपना वर्क डन क्या हो गया? यूजुअली हायर माइनस लोअर ले लो, तुम्हारा वर्क डन ज़्यादा मिलेगा. अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाओगे तो कोई ना कोई वर्क डन निगेटिव आएगा, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है. सो P इज इक्वल टू P इंटू VB माइनस V. तो कितना प्रेशर है अपने पास? 6 इंटू 10⁵. ऊपर कन्वर्जन फैक्टर भी देखना डायग्राम के. सो दिस इज 6 इंटू 10⁵. एंड VB का वैल्यू कितना दिख रहा है तुम लोगों को? सो दिस इज 6, बट ये 6 लीटर है ना गाइज. सो दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻3. आई होप तुम लोग को कन्वर्जन याद है. 1 लीटर इज 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, -2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब. सो how do you solve this kind of question? So this will be 6 into 10⁵ into 6 minus 2
into 10 raised to minus 3. So once you solve this particular case, you get answer as 2400 joule. This is the work done that I am getting. बहुत ज़्यादा वर्क मिल रहा है अपने को, 2400 जूल मिल रहा है. टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग है. सेकेंड चीज़, फॉर प्रोसेस BC, तो अगर तुम लोग BC प्रोसेस देखोगे तो BC प्रोसेस में प्रेशर तो वेरी हो रहा है, बट क्या सेम रह रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है? वॉल्यूम सेम रह रहा है ना. अगर तुम लोग देखोगे तो अपना वर्क डन के फॉर्मूला में चेंज इन वॉल्यूम आना ही पड़ेगा. तो वर्क डन इज़ नथिंग बट P इंटू DV, राइट? या फिर चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो डेल्टा V लिख लो. बट एज सिंस इट इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सेम रहता है, बट डेल्टा V वुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1 विच विल बी इक्वल टू 0. सो वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन रहेगा 0 जूल. आई होप तुमको ये प्रॉब्लम भी समझा है. वी विल एंड अवर न्यूमेरिकल सेक्शन टुडे. Our next topic will be fluid mechanics.